आने के हैं और पास ईयर में जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो AITMD में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो पीछे के पेपर की एनालिसिस की है, उसमें से मुझे जो लगा है कि सबसे ज्यादा जिस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने रखा हुआ है। सो फॉर प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस को यहाँ करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं और मैं पढ़ दूंगा, इसी से आप समझ जाएंगे इस चीज को, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको लगभग हर बुक में मिल जाएंगे। सो इन एन एक्सपेरिमेंट 4 quantities A, B, C and D are measured with the percentage error of 1%, 2%, 3% and 4%। किसी एक्सपेरिमेंट में 4 क्वांटिटीज दे रखी हैं, 4 क्वांटिटीज हैं आपका A, B, C और D, और इनके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज एरर दे रखे हैं 1%, 2%, 3% एंड 4%। अब इसमें कहा जा रहा है कि क्वांटिटीज P इज कैलकुलेटेड एज, P क्वांटिटी का जो रिलेशन है A³ B² ये रिलेशन है P का ABCD के साथ। अब पूछा जा रहा है इसमें कि परसेंटेज एरर इन P, इस क्वांटिटी में आप कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज एरर। ऐसे तो जब एग्जाम में आए तो कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको इस तरह के रिलेशन जब भी आए तो उनके पावर्स के साथ उनके परसेंटेज एरर को, करस्पॉन्डिंग परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे जो मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं इसके ऑप्शन भी लिख दूं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा ऑप्शन है 14%, थर्ड ऑप्शन है 10% और फोर्थ ऑप्शन है 7%। चलो तो इसको पहले ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिटन तो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा कि कैसे एरर के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बट पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरली सॉल्व करते हैं। ऊपर पावर है 3, इसमें एरर कितना है 1, तो ये हो गया आपका 3 प्लस इसके ऊपर पावर 2, एरर कितना है इसमें 2, तो 2 इंटू 2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इसमें परसेंटेज एरर कितना है, तो सी में परसेंटेज एरर है 3 आपका, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, पूरा ऐड कर दो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो रिटन में ऐसे चेक कर लो इसको कि डेल्टा P बाई P इंटू 100 परसेंटेज एरर हो गया आपका। इस तरफ देखो 3 टाइम्स डेल्टा A बाई A इंटू 100 परसेंटेज एरर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B बाई B इंटू 100 प्लस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन एरर माइनस नहीं होता, जितना रिलेटिव एरर होगा सबका सब ऐड हो जाएगा, एरर हमेशा ऐड ही होता है। तो ये C और D जब ऊपर जाएंगे तो -1 पावर के साथ जाएंगे और ऐड होंगे, तो 1 इंटू डेल्टा C बाई C इंटू 100 प्लस डेल्टा D बाई D इंटू 100। अब ये सारे परसेंटेज एरर दिए हुए हैं, डेल्टा B बाई B इंटू 100 दिया हुआ है, डेल्टा C बाई C इंटू 100 दिया हुआ है, डेल्टा D बाई D इंटू 100 दिया हुआ है, और डेल्टा A बाई A इंटू 100 दिया हुआ है। बस वैल्यूज पुट कर दो, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 2, इसकी जगह पे 3 और इसकी जगह पे 4, और ऐसा सबको ऐड कर लो, कितना आंसर आ जाएगा आपका 14%। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 6080 फीट। एक अपने आप में एक टिपिकल क्वेश्चन और कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन, लेकिन इसलिए डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि अगर आ जाए आने वाले एग्जाम्स में तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक बार देख कर चले। और ये चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है अपने आप में, इस चैप्टर से मैं बार बार कहता हूँ कि बिल्कुल फ्री फोकट में आपको नंबर मिलते हैं, इसके लिए तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एज कम्पेयर टू अदर फिजिक्स चैप्टर्स, फिजिक्स के बाकी के चैप्टर्स में जितनी आप मेहनत करते हैं उसका 10% या उससे भी कम अगर इसमें मेहनत कर दो, एक बार टाइम दे दो इसमें, तो बहुत सिक्योर हो जाते हैं इस चैप्टर से नंबर, क्योंकि बहुत टफ कोई क्वेश्चन नहीं बनते इससे। नीट में जब भी इससे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े से कैलकुलेटिव, तो ये अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एक नई तरह की यूनिट है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 6080 फीट। क्वेश्चन में दे रखा है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 6080 फीट। तो पूछा जा रहा है कि 18 नॉटिकल माइल पर आवर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 18 नॉटिकल माइल पर आवर इज इक्वल टू, और ऑप्शन में दे रखा है
1.46 मीटर पर सेकेंड, याद रहे एसआई में कन्वर्ट करना है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 9.26 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन है 4.28 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज 7.36 मीटर पर सेकेंड। देखो ये तो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है। पहला एक चीज किया करो कि जब भी क्वेश्चन देखो तो मैं उसके लिए टाइम दे रहा हूं, आप 30 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए जो भी आपने अपनी स्पीड बना रखी है अभी तक, क्योंकि एग्जाम पास में है तो मुझे उम्मीद है कम से कम कुछ स्पीड तो बनी गई होगी। तो जो भी आपने स्पीड बना रखी है 20 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 25 सेकंड के लिए, स्क्रीन को पॉज करो और ट्राई करो कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 6080 फीट, ये हमको दिया हुआ है। तो इस तरह के जब भी आए, ये तो सिंपल सा एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं N1 U1 इक्वल N2 U2। अब N1 क्या है 6080, U1 क्या है नॉटिकल माइल डिवाइडेड बाय आवर एंड दिस इज इक्वल टू N2। कैलकुलेट करना है और यूनिट दे रखी है, किसमें कैलकुलेट करना है भाई, यही तो नंबर डिफर होगा। जब आप एक तरह की यूनिट को दूसरे तरह की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर है 6080, वहां पर कुछ और नंबर हो जाएगा क्योंकि यूनिट चेंज हो जाएगा, यूनिट आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से N2 कैलकुलेट कर लो तो N2 इज इक्वल टू नॉटिकल माइल कितने फीट के इक्वल है, इतने फीट के, और इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 6080 इंटू 12 इंटू 2.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसके ऊपर कितना होता है -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और अब घंटे को अगर सेकंड में चेंज करना हो तो 60 इंटू 60, इसे बस सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर किसमें आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9.26 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके चेक कर लो इस पूरे को। क्या किया हमने, सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया N1 U1 इक्वल N2 U2। हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। तो दिया हुआ है नॉटिकल माइल का फीट में कन्वर्जन 6080, ये कन्वर्जन दे रखा है। अब इस फीट को हमारी जो नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि वो ये चेक कर रहा है कि फीट को मीटर में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं। बाकी घंटे को तो सेकंड में चेंज कर ही लेंगे, मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहा है तो ये नंबर कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहें, इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल के सवालों से ऊपर बढ़ रहा है। So question number 3 है आपका, in an experiment the period of oscillation of a simple pendulum was observed to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second। 5 रीडिंग आ रही है, 5 ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं एक सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में। आपने 10th क्लास में या 11th क्लास में किया होगा ये एक्सपेरिमेंट कि सिंपल पेंडुलम को ऐसे कुछ दूर लाके ऐसे छोड़ देते हैं उसकी मेन पोजीशन से तो वो ऑसिलेट करता है। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये। फिर स्टॉप वॉच स्टार्ट करके उसका टाइम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने टाइम जो काउंट किया है वो 5 रीडिंग ले रही है। 5 रीडिंग कौन सी है, 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ये 5 रीडिंग है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं जो ऑप्शन दे रखा है ताकि आप खुद एक बार ट्राई कर सकें। 0.11 सेकेंड, 0.12 सेकेंड, 0.13 सेकेंड एंड 0.14 सेकेंड, ये 4 ऑप्शन है। कैलकुलेट करना है आपको कि मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ध्यान से देखो तो ये रीडिंग आई है, एक एक ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं।
सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि इन पांचों ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लेते हैं ताकि हमको ट्रू वैल्यू मिल जाए। फिर उस ट्रू वैल्यू में से एक एक रीडिंग को माइनस करते चले जाते हैं, तो वो एक रिलेटिव एरर मिल जाएगा आपको, और फिर उसका मीन ले लेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इन सब का मीन ले लो। मीन लेने का तरीका आप जानते हैं कि अगर आपको इस टाइम पीरियड का मीन चाहिए तो इस टाइम पीरियड का मीन क्या हो जाएगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, और ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये वैल्यू आपका 2.62 सेकेंड इतना आने वाला है। अब आप इस 2.62 में से एक एक को माइनस करते चले जाओ, 2.63 को माइनस करो तो आ जाएगा आपका डेल्टा T1, तो 2.62 माइनस 2.63, तो ये माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस 0.01 सेकेंड। ऐसे ही डेल्टा T2 निकाल लो और डेल्टा T3, डेल्टा T4, और वो जो 5 आने वाली है वो डेटा का भी मीन ले लो, और वही होगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर मैच कर लेना कौन सा आंसर सही है। मैंने इसको मैच नहीं किया हुआ है, आप इसके बाद मैच कर लेना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा हुआ है और हमको 5 या 6 रीडिंग दे दी जाएगी, तो इसमें हमको सबसे पहले मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद जब हमको एक ट्रू वैल्यू मिल गई तो 2.62 मान लो वैल्यू, इसमें से एक एक रीडिंग को माइनस करते चले जाओ 1 बाय 1, तो वो आपका डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 होगा, और उन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ V इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इफ V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ याद करो, हमसे पूछा जा रहा है कि वोल्टेज और करंट मेजर किया है। अच्छा, ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, समझ में आता है भाई? 100 की तो रीडिंग है, लेकिन प्लस माइनस का मतलब है कि इतना एरर काउंट किया गया, मतलब +5 और -5 हो सकता है। इसकी रीडिंग कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 95 से लेकर के 105 तक, और इसकी रीडिंग 9.8 से लेकर के 10.2 तक वेरी कर रही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस अगर हम वेरी कैलकुलेट करें तो रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन आएगा, मतलब उसमें कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो उसके लिए ओम्स लॉ यूज करो, V इज इक्वल टू आई आर, दिस विल इंप्लाई R इज इक्वल टू V बाई I। तो परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा R बाई R इंटू 100, ये होगा आपका परसेंटेज एरर। दिस इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई I इंटू 100, और ये दे रखा है, तो डेल्टा V कितना है 5, वेरिएशन कितना आ रहा है 5 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I क्या है 0.2 अपॉन I क्या है 10 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लो तो ये आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 टाइम्स होगा तो ये हो जाएगा 2, तो 5 प्लस 2 दिस इज 7%। रेजिस्टेंस में जो एरर आएगा वो कितना आएगा 7%। आसान सा ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और अब इसके बाद जो क्वेश्चन चालू होंगे वो क्वेश्चंस के जो पैटर्न है नीट AIPMT से लेकर के और जितने मेडिकल एग्जाम्स इंडिया में होते हैं उन सब में एक ट्रेडमार्क सा बन चुका है कि इस टाइप की, इस वैरायटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, जो अब हम इसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन एनर्जी हैज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म में आपको एनर्जी की डायमेंशन को बताना है, और इस वैरायटी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पीछे जाओ तो नीट में जो 2016 का हुआ था, 2016 में 2 बार एग्जाम हुए थे, 2016 में 2 बार एग्जाम हुए थे, नीट के एग्जाम कंडक्ट हुए थे, जिसमें एक एग्जाम में इस चैप्टर से पहली बार वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, दूसरे एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वांटिटी अलग कर देंगे, एनर्जी के बदले मोमेंटम कर देंगे, मास कर देंगे, लेंथ कर देंगे,
कुछ और को हम फंडामेंटल बना देंगे। अभी मैं एक दो क्वेश्चन पे सॉल्व भी करा दूंगा, लेकिन ये ऐसी वैरायटी है कि इसको आप अंडरलाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मोमेंटम, एरिया और टाइम को चूज किया हुआ है फंडामेंटल, और पूछा जा रहा है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहली चीज, तो जिस ऑर्डर में ये दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हम सीक्वेंस सेट करते हैं। तो मान लो एनर्जी है, वो डिपेंड करती है मोमेंटम पे, एरिया पे और टाइम पे। तो मोमेंटम, एरिया और टाइम, तो पहले लिख लेते हैं मोमेंटम, पावर लिख लेते हैं ए। सबसे पहला स्टेप, पावर सेट करो, एरिया पावर बी, टाइम पावर सी। अब सबके डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखो दोनों साइड। एनर्जी का डायमेंशन ml2 t-2, मोमेंटम का डायमेंशन ml t-1 होल टू द पावर a, एरिया का डायमेंशन l2 होल टू द पावर b, और टाइम का डायमेंशन t होल टू द पावर c। अब डायमेंशन को थोड़ा सा, पावर को थोड़ा बैलेंस करते हैं। m टू द पावर a, l टू द पावर यहाँ b है और यहाँ पर 2b है, यहाँ पर a है और यहाँ पर 2b है, और t टू द पावर यहाँ -a, यहाँ पर t है ही नहीं, यहाँ पर c, तो प्लस c, और यहाँ हो गया आपका ml2t-2। ये हमने क्या किया, एनर्जी इज डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, जो चूज किया हुआ है मोमेंटम, एरिया और टाइम। तो जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में हमने पावर को बिठा दिया, ए, बी और सी। अब दूसरा स्टेप, उन सबके डायमेंशन लिखो। मोमेंटम, ये प्रेशर नहीं है, मोमेंटम, एरिया और टाइम, इन सबके डायमेंशन लिखो, फिर पावर को बैलेंस करो। तो m एक ही बार आया है इस पूरे राइट हैंड साइड में, तो m टू द पावर a, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, तो यहाँ पर पावर a होगा, l पे पावर a और प्लस 2b, और टाइम पे पावर -a प्लस c। अब इस तरफ और इस तरफ की पावर को कंपेयर कर लो। तो m पे पावर इधर 1 है और m पे पावर इधर a है, तो a कितना हो जाएगा 1। यहाँ l पे पावर 2 है और यहाँ l पे पावर a प्लस 2b है, तो a प्लस 2b इक्वल 2, और यहाँ t पे पावर है -a प्लस c, और यहाँ t पे पावर है -2। तो अब इसमें अगर a की वैल्यू पुट कर दे 1, तो 1 प्लस 2b इक्वल 2, तो 2b इक्वल 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो b इक्वल 1/2। यहाँ a की वैल्यू अगर -1 रख दें, -1 नहीं है 1 है, तो साइन के साथ होगा आपका -1 प्लस c इक्वल -2, तो c हो जाएगा आपका -1। अब a b c जो भी पावर है वो यहाँ पे रखो, आ जाएगा एनर्जी। भाई हमको लिखना क्या है, एनर्जी को मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म में लिखना है। और मैंने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में एनर्जी के बदले कुछ और दे सकते हैं। यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी जो चूज कर रखे हैं उसको चेंज कर सकते हैं, बट ये फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। जिस सीक्वेंस में क्वांटिटीज दी हुई है फंडामेंटल, उनके ऊपर पावर लगाओ, पावर लगाने के बाद उनके डायमेंशंस लिखो, डायमेंशन के ऊपर पावर को लिखो, और फिर दोनों तरफ के पावर को कंपेयर कर लो। जब पावर्स की वैल्यू आ जाए, ए बी सी जो भी पावर आपने चूज कर रखा है एक्स वाई जेड, तो उस अब पावर की वैल्यू को यहाँ रख दो ए बी सी की जगह पे। तो हमारा जो आंसर होगा वो एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर टू द पावर ए, और ए की वैल्यू क्या है 1, प्रेशर नहीं है सॉरी मोमेंटम, पी, एरिया टू द पावर बी, और बी की वैल्यू क्या है 1/2, तो ए टू द पावर 1/2, और टाइम टू द पावर सी, तो सी की वैल्यू आई है -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चूजन फंडामेंटल क्वांटिटी। जो हमने चूज किया हुआ है, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि मोमेंटम, एरिया और टाइम को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हैं तो एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। दिस इज द आंसर। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका एक्सपेरिमेंट सेक्शन से है। द वर्नियर स्केल ऑफ ए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 50 डिवीजन which coincide with the 40 main scale divisions. If each main scale division is 0.5 mm, calculate minimum inaccuracy in the measurement of distance. ये वर्नियर कैलिपर्स आपने क्लास 11th में एक्सपेरिमेंट किया होगा। वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस होता है, जिसकी हेल्प से हम डायमीटर या बहुत छोटी लेंथ मिलीमीटर में मेजर करते हैं। तो उस पर क्वेश्चन दिया हुआ, उस पर 2 स्केल होते हैं एक्चुअली,
मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अगर आपने देखा होगा तो एक मेन स्केल होता है नीचे और उसके ऊपर एक मूव करने वाला जॉस बना होता है, उसके ऊपर भी डिविजन्स बने होते हैं, 9 डिविजन्स बेसिकली होते हैं जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स आते हैं, तो उस स्केल को बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 जो डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल के वो 49 स्केल मेन स्केल से कोइंसाइड करते हैं। एक स्केल कम ही होता है वैसे, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो 10 और 9 के रेशियो में होता है। 10 स्केल मेन डिवीजन इज इक्वल टू 9 स्केल वर्नियर। तो यहाँ पूछा हुआ है कि अगर एक स्केल मेन डिवीजन का 0.5 मिलीमीटर के इक्वल माना जाए, वैसे तो 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन अगर हम माने कि एक जो स्केल है अपना मेन स्केल वो 0.5 mm के बराबर है, तो कैलकुलेट द मिनिमम इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इनएक्यूरेसी मेजरमेंट करना है हमें, वही लिस्ट काउंट की भाषा में बताना है कि कितनी इनएक्यूरेसी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्नियर स्केल ऑफ ए ट्रिपल माइक्रोस्कोप हैज 50 डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद द 49 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर का 50 कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के 49 डिवीजन से। तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। ये हो गया। तो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा? 1 मेन स्केल होगा आपका 50/49 वर्नियर स्केल डिवीजन, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा? 49/50 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर मुझे इनएक्यूरेसी देखनी है तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू रख दें 49/50 मेन स्केल डिवीजन। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 49 का मतलब 1, तो 1/50 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल। और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखी है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। तो कितनी इनएक्यूरेसी होगी? तो इनएक्यूरेसी हो जाएगी 1/50 इंटू 0.5 एंड दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मिलीमीटर में होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा आपका, यहाँ पर अगर इसको हटाएं तो एक 0 और लगाएंगे तो 1/100 0.01 डिस्टेंस मेजर करने में इतनी इनएक्यूरेसी आएगी। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। A new system of unit is proposed in which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta meter and unit of time is gamma second. How much will 5 joule measure in this system of unit? ये तो वही है सिस्टम ऑफ कन्वर्जन है सिस्टम का, N1 U1 इक्वल N2 U2। पूछा जा रहा है कि एक नया सिस्टम हमने अगर चूज किया है जिसमें अल्फा केजी मेजर कर रहे हैं, बीटा मीटर और गामा सेकेंड, एमकेएस को हमने अल्फा बीटा गामा टर्म नाम दे दिया है, दूसरा नाम दे रखा है। तो उस सिस्टम में 5 जूल जो एनर्जी है उसे मेजर करेंगे। तो कैसे मेजर करेंगे और कितना लिखेंगे? अल्फा बीटा गामा के टर्म में। यहाँ पर हम अगर वैसे पूछें कि भाई एमकेएस सिस्टम में जूल कैसे लिखते हैं, तो डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2 यानी मीटर किलोग्राम स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ मीटर नहीं लिखना, किलोग्राम नहीं लिखना, सेकेंड नहीं लिखना, यहाँ अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिखना है, क्योंकि हम मास को मेजर कर रहे हैं अल्फा केजी में और लेंथ को मेजर कर रहे हैं बीटा मीटर में और टाइम को मेजर कर रहे हैं गामा सेकेंड में। तो अल्फा बीटा गामा के टर्म में इसको मेजर करके दिखाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये पूछा हुआ है एआईपीएमटी में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि a new system of unit is proposed in which unit of mass is alpha kg, yes, unit of length is beta meter and unit of time is gamma second. How much will 5 joule measure in this new system of unit? तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, N1 U1 is equal to N2 U2। हमें निकालना है N2, ये हो जाएगा आपका N1 और U1 अपॉन U2। इसे जरा सा एक्सपेंड कर देते हैं। N1 की वैल्यू दी हुई है 5 और यहाँ हो जाएगा आपका kg और ये हो जाएगा आपका अल्फा, तो kg अपॉन 1 kg अपॉन अल्फा kg और मीटर में 1 मीटर अपॉन बीटा मीटर और मीटर स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर और 1 सेकेंड
अपॉन गामा सेकेंड, और सेकेंड में होता है -2, क्योंकि एम के सिस्टम में इसका डायमेंशन क्या लिखा जाता है, ml2 t-2, तो इसी फॉर्मेट में लिख दो। अब इसके बाद इसको और आगे सॉल्व कर लें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1/α kg में, ये 1/β², और ये हो जाएगा आपका 1/γ⁻², तो ऊपर चला जाएगा γ², सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसे पूरा लिखेंगे तो लिखा जाएगा 5, और इसे पहले लिखें γ² अपॉन α⁵², ये लिखा जाएगा आपका दूसरे सिस्टम में α⁵ γ⁵ में। आसान था ये भी। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, और बहुत फेमस क्वेश्चन, लगभग हर दूसरे साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का, एक गोले का रेडियस मेजर करते वक्त एरर आता है 2% का, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम उसका पूरा वॉल्यूम मेजर करना चाहें तो उसमें कितना एरर आएगा। आसान है, ओरली इसका आंसर दे सकते हो कि वॉल्यूम लिखते हैं हम स्फीयर का 4/3 πr³, और जब एरर निकालने की बारी आएगी तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो 3 नीचे आएगा, डेल्टा r/r होगा, और डेल्टा r/r इंटू 100 दिया हुआ है 2%, तो 3 इंटू 2 6% इज द आंसर। मतलब सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं करके दिखा रहा हूँ, बट है बहुत ही इजी क्वेश्चन, और मेडिकल एंट्रेंस में कई बार पूछा जा चुका है। बहुत फेमस क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, चाहे वो AIPMT पहले होता था, या स्टेट लेवल के मेडिकल के एग्जाम्स, या अब नीट के एग्जाम। नीट में भी एक बार आ चुका है कि अगर हम एक गोले का रेडियस मेजर करते हैं और इसको मेजर करते वक्त एरर आता है आपका 2% का, तो इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो कितना एरर आएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। अगर एरर निकालें तो डेल्टा V/V इंटू 100, ये तो कांस्टेंट टर्म है 4/3 पाई, और इस r³ का क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा r/r इंटू 100, ये दिया हुआ है 2%। भाई रेडियस में कितना एरर आ रहा है वो तो दिया है 2%, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 6% इन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ v इज इक्वल टू AD प्लस B बाई T प्लस C। क्वेश्चन नंबर 9 है, if v is the velocity is equal to AT प्लस B अपॉन T प्लस C, एक रिलेशन दिया हुआ है ऐसा, यहाँ पे T टाइम है और ABC कांस्टेंट है। इन ABC कांस्टेंट के डायमेंशन आपको फाइंड आउट करने हैं। रिलेशन ध्यान से देख लो, स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो, बहुत ही आसान सवाल है। इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू AT प्लस B बाई T प्लस C, T टाइम है और V वेलोसिटी है, वेयर ABC आर कांस्टेंट, फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ AB एंड C। तो एक चीज देखो कि अगर ये वेलोसिटी है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये पूरा टर्म भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या ऐड होना चाहिए, वेलोसिटी, तो ये पूरा टर्म भी वेलोसिटी। तो ए का डायमेंशन तो साफ साफ दिख रहा है कि A इंटू टी इज इक्वल टू LT-1, भाई ये पूरा टर्म वेलोसिटी के इक्वल होगा, तो A इंटू टी इक्वल LT-1, तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा LT-2। अब इसे तो करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो इससे तो करने की जरूरत नहीं है। नीचे टाइम है तो टाइम में क्या ऐड होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है कि एक तरह की क्वांटिटी में उसी तरह की क्वांटिटी, मतलब सेम नेचर वाली क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे नेचर की क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। सो हमने टाइम यहां ले रखा है और यहाँ पे C, इसका मतलब C का डायमेंशन टाइम के इक्वल है, तो C का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम के। और अगर टाइम है ये और ये ऊपर जाएगा तो T-1 होगा, तो ऊपर B का डायमेंशन क्या होना चाहिए, क्या हो कि वो वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल हो जाए। तो हमें T-1 मिल चुका है, जब ये ऊपर जाएगा तो B का डायमेंशन क्या होना चाहिए L, तभी तो ये पूरा मिल करके और वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगा, तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा L। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, अब इसमें दे रखा है ऑप्शन 4%, 3%, 8%, 6%। कह रहा है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, मास और स्पीड में जो परसेंटेज एरर है वो दे रखा है
मास में दे रखा है आपका 2% और स्पीड में दे रखा है 3%। तो काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में कितना एरर आएगा ये कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो एरर लिखते हैं डेल्टा k बाई के इंटू 100, 1/2 खत्म, डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाई v इंटू 100। वैल्यूज पुट कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। डेल्टा m बाई m इंटू 100 कितना दिया है 2% प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v, यानी कि स्पीड में जो एरर मेजर किया गया है वो 3%। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8% इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाई बीटा इन द इक्वेशन f इक्वल अल्फा माइनस टी स्क्वायर बाई बीटा बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाई बीटा, ये आपको कैलकुलेट करना है। किस रिलेशन से? तो रिलेशन दिया हुआ है f इज इक्वल टू अल्फा माइनस टी स्क्वायर बाई बीटा डी स्क्वायर। इस रिलेशन से आपको ये कैलकुलेट करना है। अल्फा माइनस टी स्क्वायर, टी टाइम है और f फोर्स है। तो डायमेंशंस के लिए आप सोचो तो अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को तो यहां पर सेपरेट किया गया है टाइम में, टाइम को सेपरेट किया गया है। तो टाइम को किसमें से सेपरेट कर सकते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है कि टाइम का स्क्वायर है तो यहां पर भी टाइम का स्क्वायर होगा, तो टाइम के स्क्वायर में से ही टाइम के स्क्वायर को सेपरेट किया जाना पॉसिबल है। इसका मतलब अल्फा का डायमेंशन तो क्लियर हो गया, t2 है, t टू द पावर 2 है। अब t टू द पावर 2 अगर यहां रख दे और डायमेंशन पुट करें तो f का डायमेंशन यानी कि फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2, ऊपर हो गया आपका t2 और नीचे बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो L2t माइनस 2। अब इसे सॉल्व कर ले, बीटा का डायमेंशन निकल आएगा, जो भी डायमेंशन होगा वो यहां पर रख देंगे। अल्फा का डायमेंशन पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, दोनों का डायमेंशन का रेशियो ले लेंगे और वो हो जाएगा अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन। तो इसे सॉल्व करते हैं, अदरवाइज ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको उधर उठा के ले जाएंगे और इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, बीटा का डायमेंशन निकल आएगा। और फिर बीटा के डायमेंशन को यहाँ पर पुट कर देंगे। अल्फा का डायमेंशन हम पहले ही निकाल चुके हैं टी स्क्वायर, तो डिवाइड कर देंगे तो जो अपना रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, परसेंटेज इन इट्स वॉल्यूम इज। ये थोड़ा सा अलग है, जो पहले वाला बताया था मैंने कि एक स्फीयर के रेडियस को जब हम मेजर कर रहे हैं और उसमें 2% का एरर आ रहा है तो उसके वॉल्यूम को मेजर करेंगे तो कितने परसेंट का एरर आएगा। ये उससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें प्रिसाइज वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि रेडियस के लिए 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। अब इसे इसके वॉल्यूम से जोड़ लेते हैं। तो मान लो वॉल्यूम में एरर लिखते हैं डेल्टा v बाई v इंटू 100, परसेंटेज पूछा जा रहा है तो इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r इंटू 100, जो अभी भी हमने किया है। तो यहां कर देते हैं 3 टाइम्स डेल्टा r कितना है 0.1, r कितना है 5.3 इंटू 100, ये जो भी आएगा वो परसेंटेज एरर आ जाएगा डेल्टा v में, सॉरी वॉल्यूम में परसेंटेज एरर ऐसे निकालते हैं। भाई पहला वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली दे रखा था, लेकिन इसमें दे रखा है कि 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम में एरर कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है? ये डेल्टा वाला पोर्शन है। ये क्या है? एब्सोल्यूट या इंटीजर वैल्यू है, जो रेडियस की वैल्यू है। मतलब रेडियस की वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी कर रही है, इसका डेटा दे रखा है। तो आप इस पूरे फॉर्मूले में पुट करके और कैलकुलेट करेंगे। अब जो भी आएगा इसका आंसर 3 इंटू 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5.3। तो जो भी इसके बाद आंसर आएगा वही इसका सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो इसी से रिलेटेड का क्वेश्चन है, और इसलिए मैं बस बोल देता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि इतना इजी है कि सॉल्व कर लोगे। ए पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर हैज एन एरिया
100 प्लस माइनस 0.2 एक पब्लिक पार्क है जो स्क्वायर फ्रेम में है, स्क्वायर शेप में एक पब्लिक पार्क है जिसका एरिया दे रखा है, और एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो, अगर एरिया दे रखा है 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर और हमसे पूछा जा रहा है कि हम लेंथ को कैसे लिखें, इसी फॉर्मेट में लेंथ को लिखना है। अगर हमने एरिया मेजर किया और इस फॉर्मेट में आ रहा है कि वो 100 से 0.2 प्लस माइनस इधर उधर वेरी कर रहा है, तो अगर हम एक तरफ की लेंथ यानी स्क्वायर की लेंथ मेजर करने जाएंगे, उस पार्क की लेंथ मेजर करने जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे। एक चीज देखो कि 100 है और स्क्वायर है तो उसका लेंथ तो 10 होगा, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर ही एरिया बनेगा। अब उस लेंथ में वेरिएशन आएगा तो कितना आएगा, यानी कि डेल्टा एल निकालना होगा। तो हम एरिया को कैसे लिखते हैं, एरिया में लिखते हैं डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। भाई एल का स्क्वायर होगा और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। अब दे रखा है कि डेल्टा ए दिया है 0.2, एरिया दिया है 100 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, कैलकुलेट करना है डेल्टा एल, और एल तो आपको पता ही है कि अगर ये 100 है तो एल कितना होगा स्क्वायर का 10। अब इसे सॉल्व कर लो, डेल्टा एल निकल आएगा। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की 12 नहीं 14, ये 13 था, अब आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन। ए फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल। अगेन ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम इसके पिछले वाले और उसके पिछले वाले क्वेश्चन में, जिसको मैंने बताया था कि ऐसा फॉर्मेट जो बिल्कुल मेडिकल वालों को चूज करके, बिल्कुल चूज करके उसी को दे रहे हैं कि 2-3 अलग अलग क्वांटिटीज को वो मान लेते हैं फंडामेंटल, और फिर किसी तीसरी क्वांटिटी को उसके टर्म में लिखने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फोर्स वेलोसिटी और टाइम को चूज करना है फंडामेंटल, और कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ टाइम, सॉरी डायमेंशन ऑफ टाइम नहीं, फंडामेंटल एंड डायमेंशन ऑफ मास, मास को फोर्स वेलोसिटी और टाइम के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, और इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूं ताकि इसके बाद के बैक टू बैक जो 2 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे है, बस क्वांटिटी चेंज है, और उसे आप खुद सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल। फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम इसी सीक्वेंस में रखते हैं मास को, तो पूछा जा रहा है हमसे कि देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले मास यहां लिख लो, दिस इज इक्वल टू फोर्स पावर लिखो ए, वेलोसिटी पावर बी, टाइम पावर सी। अब दूसरे स्टेप में इनके डायमेंशंस लिखो, दोनों तरफ के डायमेंशन। तो मास का डायमेंशन m, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 होल टू द पावर a, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1 होल टू द पावर b, एंड टाइम का डायमेंशन t होल टू द पावर c। ये हो गया। अब इसके बाद पावर्स को बैलेंस करते हैं पहले mlt के ऊपर। तो m पे पावर a, m कहीं और नहीं है, l तीनों में है, सॉरी तीनों में नहीं 2 में है, इस ब्रैकेट में है और इस ब्रैकेट में है, तो l टू द पावर a और यहाँ है l टू द पावर b, तो प्लस b। टाइम यहाँ पे पावर है माइनस 2a और यहाँ पे है माइनस b, और यहाँ है आपका प्लस c, इस तरफ क्या है आपका m। अब इसके बाद पावर को कंपेयर करेंगे, तो इधर ही केवल m है, लेफ्ट हैंड साइड केवल m ही है, l पे पावर 0, t पे पावर 0 होगा, तो पावर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, a का तो a की वैल्यू मिल गई यहीं पे। इस इक्वेशन को देखो a प्लस बी, l इधर है नहीं, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 0, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। यहाँ पे a और b की वैल्यू देंगे तो c निकल आएगा, तो -2a माइनस b प्लस c इक्वल 0। t है नहीं इधर, तो ये पूरा पावर किसके इक्विवेलेंट होगा 0 के, तो -2a माइनस b प्लस c इक्वल 0। अब a और b की वैल्यूज पुट कर दें तो -2 इंटू 1 माइनस b इंटू -1 प्लस c इक्वल 0, तो -2, सॉरी ये b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1, तो -1 इंटू माइनस, ये हो जाएगा आपका +1 प्लस c इक्वल 0, तो यहाँ हो जाएगा -2 + 1 का मतलब -1 और प्लस c, -1 प्लस c इक्वल 0, तो c इक्वल 1। अब a b c की तीनों वैल्यूज उठा करके यहाँ रख दें, आंसर हो जाएगा। तो n का डायमेंशन यानी कि मास का डायमेंशन
फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो फोर्स टू द पावर ए, और ए की वैल्यू क्या है 1, वेलोसिटी टू द पावर बी, और बी की वैल्यू क्या है -1, और टाइम टू द पावर सी, तो टाइम की वैल्यू क्या है, सॉरी सी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ऐसे ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। जब भी हमारे पास 2-3 क्वांटिटी दी हो तो उसी सीक्वेंस में पहले पावर को रखो, फिर सबके डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख दो, और फिर पावर को कैलकुलेट करके, फिर पावर को बैलेंस करके, यहाँ पे ये जो इक्वेशन बना हुआ है इसको दोनों साइड कंपेयर करके इस पावर की वैल्यू निकाल लेंगे और पावर की वैल्यू उठा करके वहां पर पुट कर देंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 था। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी फॉर्मेट पे, और आज इसे पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब इसमें क्या है कि आपको थोड़े डायमेंशनल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। ये चैप्टर ही ऐसा है जो 12th क्लास पास होने के बाद जब बहुत सारी क्वांटिटीज आप पढ़ लेते हैं उसके बाद पढ़ने में मजा आता है या आसान होता है, क्योंकि शुरुआत में जब आप क्लास 11th के स्टार्टिंग में इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस समय पे बहुत सारी क्वांटिटी का नॉलेज होता ही नहीं है। जैसे सरफेस टेंशन, या आपको बीच में जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता पड़ेगा कि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन डिवाइड करते हैं तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखते हैं। ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट, हालांकि प्लैंक कांस्टेंट तो केमिस्ट्री में आ ही जाता है शुरुआत में, बट कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा आगे मिलेंगी, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दी जाती है। लेकिन कंपटीशन है, और जब आप नीट जैसे कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पर तो आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। अगर नहीं याद करना चाहते तो बनाना सीख लो, कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। चलो ये लास्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे दिया हुआ है एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। अब इसी सीक्वेंस में देखना पावर को रखेंगे, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल। कैलकुलेट करना है हमें सरफेस टेंशन का डायमेंशन। तो सरफेस टेंशन डिपेंड कर रहा है एनर्जी, उसके बाद क्या है वेलोसिटी, और फिर क्या है टाइम। अब इन तीनों पे पावर लगा देते हैं ए बी सी। अब हमें सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखना आना चाहिए। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है mt-2, एनर्जी का डायमेंशन है ml2t-2 पावर a, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 पावर b, और टाइम का डायमेंशन t टू दी पावर c। फिर वही काम, पावर को पहले बैलेंस कर दें, तो m टू दी पावर a, इसके बाद m टू दी पावर a हो गया, m एक ही जगह पे था, l टू दी पावर 2a प्लस b, फिर t टू दी पावर -2a माइनस b और प्लस c, और इधर क्या है आपका mt-2। अब कंपेयर करो दोनों साइड की पावर को, तो m पे पावर 1 है और यहाँ m पे पावर क्या है a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। l पे पावर क्या है यहाँ 2a प्लस b, और इस तरफ l पे पावर 0। यहीं से b की वैल्यू निकालना चाहो तो a की वैल्यू यहाँ 1 डाल दो, तो 2 इंटू 1 2, तो उधर जाएगा तो -2, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2। अब तीसरा वाला इक्वेशन, t का पावर -2a माइनस b और प्लस c इक्वल -2, क्योंकि t पे पावर यहाँ क्या है -2 है, तो -2 इक्वल दिस टोटल -2a माइनस b प्लस c इक्वल -2। अब इसे a और b की वैल्यू पुट कर दें तो c की वैल्यू निकल आएगी, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो -2 इंटू 1 माइनस b की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस प्लस 2 और प्लस c इक्वल 2, तो ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है, -2 प्लस 2, हाँ ये कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2। अब a और b और c तीनों की वैल्यूज को उठा करके यहाँ रख दो, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ गया एनर्जी यानी e टू दी पावर a की वैल्यू 1, वेलोसिटी टू दी पावर b और b की वैल्यू -2, और टाइम टू दी पावर c, तो c की वैल्यू 2। This is the dimensional formula of surface tension in terms of energy, velocity and time. इन तीनों के टर्म में आगे आपके सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला। सो इस फॉर्मेट के एक दो क्वेश्चन और आपको मिलेंगे, तो उसे भी सॉल्व करके जाना है, क्योंकि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यूनिट मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए यहाँ आज के साथ आपके साथ। अब इसके बाद हर चैप्टर के लगातार कंटिन्यूअसली हर चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मेट ज्यादा पूछे जाते हैं उसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। तो अगला चैप्टर होगा अपना काइनेमेटिक्स।